जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो जो है खान सर द्वारा लिखा गया बुक पॉकेट जीके का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। वाकाटक वंश तक हम लोगों ने पहले ही देख चुका था। अब आगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से देखते हैं। देखिए, गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश कहा जाता है। देखिए, पुष्यभूति वंश का स्थापना पुष्यभूति द्वारा किया गया। यह हरियाणा के अंबाला के समीप है, जिसकी राजधानी थानेश्वर बनाया गया था। आइए पुष्यभूति वंश देखिए, पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो हो जाएगा पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री कन्नौज शासक गिरिवर्मा से विवाह किया था। आगे देखते हैं। देखिए, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, यानी स्वतंत्र शासक जो हुए थे वह प्रभाकर वर्धन हुए थे। प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिससे 2 पुत्र हुआ था। देखिए, वह 2 पुत्र कौन कौन था? राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री हुई थी। देखिए, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, यह जो हो जाएगा प्रभाकर वर्धन के पुत्र और पुत्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गिरिवर्मा से हुआ था। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। आगे देखते हैं। मालवा के शासक देव ने गौर बंगाल शासक शशांक की सहायता से गिरिवर्मा की हत्या कर दी थी। शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दिया था। गौर शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, गंगा में फेंकवा दिया। देखिए, बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया और गंगा में फेंकवा दिया था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष ने कन्नौज एवं थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। जब दक्षिण भारत अभियान किया गया, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यह क्वेश्चन पूछता है, हर्ष के समय मथुरा जो हो जाएगा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। यह जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। देखिए, नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष की पराजय हो गया। यह ऐहोल अभिलेख से पता चलता है, जिसकी लेखक रवि कीर्ति थे। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? ह्वेनसांग किसके समय आया था? हर्ष के समय में। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी से 645 ईस्वी में 2 चीनी राजदूत आए। ह्वेनसांग भारत स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही वापस गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने भारत आया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। बौद्ध धर्म को कौन सा शाखा? महायान शाखा से। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन किया तथा दक्षिण भारत की यात्रा की। वह पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की। इसे 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। ह्वेनसांग को शाक्य मुनि यानी यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा की वृत्तांत शिंग यूकी कहलाता है।
हुइली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखा था। देखिए ह्वेनसांग की जीवनी हुइली ने लिखा। ह्वेनसांग भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना किया था। ह्वेनसांग ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा था? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा 6ठी महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया था। देखिए ह्वेनसांग ने 6ठी महामोक्ष परिषद में हिस्सा लिया था। ह्वेनसांग ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया गया। इसीलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हर्ष के युद्ध एवं शांति के मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का 6वां भाग वसूला जाता था। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण किया। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग यानी भूमि कर को भाग कहा गया, बलि और हिरण, यही 3 कर था। आगे देखते हैं। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल यंत्र का प्रयोग मिलता है। सेना के सर्वोच्च अध्यक्ष महाबलाधिकृत था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी। देखिए भुक्ति के प्रशासक को उपरी कहा गया। मंत्री परिषद के मंत्री को अमात्य कहा गया। मुख्य सेनापति जो होता था उसे सिंहनाद कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। राज सेना के अधिकारी को स्कंदगुप्त कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। शांति एवं युद्ध के मंत्री को अवंती कहा जाता था। पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। अश्व सेना के मुख्य अधिकारी को बृहदेश्वर कहा जाता था। इस प्रकार हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से इसको याद रखें। अब पुष्यवती वंश देख लिया। अब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पल्लव से शुरू करते हैं। पल्लव राजवंश। प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृत एवं संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त होता है। देखिए प्राकृत और संस्कृत अभिलेख से। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का शाब्दिक अर्थ पत्ता या पौन होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक बप्पदेव 3री-4वी सदी में किया था। आगे देखते हैं। बप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तौंडेमंडलम पर शासन किया था। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक शासन माना जाता है। इसे आदि पुरुष भी कहते हैं। आदि पुरुष भी कहते हैं सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु को अबनी सिंह विष्णु पोतरायन के नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार के लेखक भारवी थे। लेखक भारवी ने किरातु अर्जुनियम की रचना की थी। इसमें अर्जुन और किरात शिकारी शिव की कहानी है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसके समय में मामल्लपुरम में बराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन बेलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। देखिए सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा था। वह पल्लव वंश के महांतर शासकों में से एक था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था और वह एक कवि और संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मतविलास एवं गुणभर की उपाधि ग्रहण किया था। महेंद्र वर्मन युद्ध एवं शांति में दोनों में समान रूप से महान थे। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना किया था। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन थे। इसमें बौद्ध भिक्षु कपालिकम पर व्यंग किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी।
इस पुस्तक को भारत का प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पार के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव धर्म ग्रहण किया। आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। देखिए, पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित किया। इसकी जानकारी हमें कुर्रम अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख? कुर्रम अभिलेख से। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। इसने मामल्ल तथा बतापी कोंड की उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन की प्रथम की पराक्रमी सेनापति सीतोंड था। आगे देखते हैं। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। रथ मंदिर की संख्या 7 थी, जिसमें सबसे छोटी द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। देखिए, रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें सबसे छोटी मंदिर द्रौपदी रथ है। आगे देखते हैं। महाबलीपुरम उनके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उनके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कोची गया था। उसके अनुसार कोची के लोग विद्या प्रेमी थे, उत्साही एवं सत्यवादी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कासाकुकुड्डी ताम्रपत्र एवं महाभारत में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यकौम, रनंजय, लोकादित्य, गुणभाजक, उग्रदंड, विद्या विनीत की उपाधि धारण किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में कला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कोची के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राजसभा में थे। इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। देखिए, 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया था? दंडिन ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज सिंह, शंकर भक्त एवं आगम प्रिय उसकी प्रिय उपाधि थी। कौन कौन? राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्माण करवाया। आगे देखते हैं। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। कोची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया गया। नंदी वर्मन द्वितीय शैव मत अनुयायी थे। कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कोची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध संत वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। देखिए, तिरुमंगाई अलवार जो जगह नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। आगे देखते हैं। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। देखिए, नाम जो है वो अपराजित है, लेकिन यह पराजित हो गया। पल्लव वंश का सबसे अंतिम शासक वो पराजित था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों राज्यों से ही शुरू हुआ। उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजा का शासनकाल नैरार तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। इस प्रकार हम लोग पल्लव वंश देख लिए थे। अब आगे देखते हैं संगम वंश। दोस्तों, संगम वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया, जो 7वां महीना में आयोजित होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।